हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यान फू यान के साथ मिलकर दा फेंग को शादी के लिए मजबूर करने का एक प्लान बनाता है और फू यान दा फेंग को बेहोश करके एक कुर्सी में बांध देती है और सारे फैमिली मेंबर दा फेंग को कहते हैं या तो तुम फू यान से शादी कर लो वरना जिंदगी भर इसी में बंधे रहो। बेचारा दा फेंग चिल्लाता रह जाता है कि वो फू यान से शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, पर उसके घर वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और ना ही फू यान सुनती है। तो दा फेंग बेचारा चिल्लाता रह जाता है पर कोई भी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे डराने लगता है। तो बेचारा दा फेंग भी लास्ट में तंग हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है। तो दादाजी दा फेंग को कहते हैं तुमने मेरी इच्छा पूरी की है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। आगे दादाजी दा फेंग को बता देते हैं कि उसे कोई भी कैंसर नहीं है। ये सब उनका ही प्लान था, उसका टेस्ट लेने के लिए कि वो फू यान से सच में प्यार करता भी है या नहीं, या सिर्फ वो फू यान का इस्तेमाल कर रहा है। तो दा फेंग जैसे ये सब सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। आगे दादाजी अपनी फैमिली को बताते हैं कि मैं इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन दोनों की शादी कैसे करवानी है। आगे दा फेंग और फू यान की शादी की पूरी तैयारियां होने लगती और सारे फैमिली मेंबर मिलकर इस शादी की तैयारियां करते हैं। तो दादाजी ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि पहले उनकी फैमिली पूरी तरह बिखरी हुई थी, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर कोई मर भी जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फू यान के आने के बाद उनकी सारी फैमिली पूरी तरह बदल गई। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे की खुशियां में खुश होने लगे। तो दादाजी ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे यान दादाजी से मिलने के लिए जाता है और दादाजी को कहता है दादाजी आप जो चाहते थे आपको वो सब मिल गया, अब तो आप खुश है ना। तो दादाजी कहते हैं हाँ मुझे वो सब कुछ मिल गया, मेरा नालायक पोता फिर से लाइन पर आ चुका है और उसकी लाइफ में एक ऐसी लाइफ पार्टनर है जो हमेशा उसे सही रास्ते पर चलना सिखाएगी और उसे प्यार करना सिखाएगी। मेरे एक पोते की लाइफ तो सेट हो चुकी है, लेकिन मुझे अपने दूसरे पोते के लिए बुरा लग रहा है। आगे दादाजी यान को जियांग की पूरी सच्चाई बता देते हैं कि वो एक नंबर की लालची औरत है, वो उससे कोई प्यार नहीं करती, वो बस उसके साथ रहने का नाटक कर रही है। पहले वो पैसों के लिए दा फेंग को डेट कर रही थी, अब वो उसका इस्तेमाल कर रही है। तो यान कहता है दादाजी मुझे जियांग की पूरी सच्चाई पता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें जियांग की पूरी सच्चाई पता है तो फिर तुम उसके साथ क्यों हो। तो यान कहता है जियांग मेरे साथ एक्टिंग कर रही है तो मैं भी उसके खेल में उसका साथ दे रहा हूँ। तो दादाजी कहते हैं ये बात सुनकर मुझे राहत महसूस हुई कि तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते। वेल यान दादाजी को क्या बताए कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है पर वही लड़की उससे प्यार नहीं करती। आगे फू यान हान डोंग को अपनी शादी का कार्ड देती है और कहती है तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में आओ। तुम मेरी शादी में आओगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हान डोंग कहता है तुमने इतने प्यार से बुलाया है तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। और हान डोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारे को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और बेचारे का दिल भी टूट गया होता है। तो उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी उन दोनों की शादी नहीं हुई है और अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जाकर वो फू यान से अपने दिल की बात कह दे। पर हान डोंग कहता है क्या तुम पागल हो, तुम चाहते हो कि मैं फू यान की खुशियों को बर्बाद कर दूं, जबकि मुझे ये बात पता है कि फू यान मुझे पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। अगर वो मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है तो मैं दोस्त होने के ही नाते उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। आगे यान दा फेंग और फू यान को अपने स्टोर लेकर जाता है उन दोनों का वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए। तो वहाँ पर जियांग भी होती है जो दा फेंग को बड़ी ही जहरीली नजरों से देख रही होती है और दा फेंग को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो प्यार करता था और इतने सारे क्राइम में उसने ही उसका साथ दिया था। पर दा फेंग जियांग को इग्नोर करता है क्योंकि अब वो फू यान से प्यार करता है और उसके लिए जियांग अब कोई मायने नहीं रखती। तो जियांग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और यान ये सब नोटिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ जियांग भी दा फेंग के पीछे पड़ जाती है और कहती है बहुत जल्द तुम अपने गोल को हासिल कर लोगे, जैसा हमने सोचा था वो सब कुछ अब हमें मिलने वाला है। तो दा फेंग जियांग को समझाता है कि वो अब उससे प्यार नहीं करता, अब वो फू यान से प्यार करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पुरानी बीती बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे मुझे अपना सच्चा लाइफ पार्टनर मिल गया है वैसे ही तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा, इसलिए पास्ट में जीना छोड़ दो और फ्यूचर की सोचो
और दाफिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से वाली नजरों से दाफिंग को देखती है और कहती है, इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से तो जाने नहीं दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। आगे वो दोनों वेडिंग शूट करवाने के लिए जाते हैं। तो फूयान बहुत ही अजीब जगह चूज करती है जो दाफिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर फूयान उस जगह पर खूब मस्ती करती है और वो दोनों साथ में ढेर सारी फोटो क्लिक करवाते हैं। उसके बाद फूयान दाफिंग को अपनी दादी से मिलवाने के लिए जाती है और वहाँ पर वो दोनों दादी का आशीर्वाद लेते हैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत के लिए। आगे चीफ फूयान की शादी पर आते हैं और उसे दादी का एक तोहफा देते हैं, क्योंकि दादी ने अपने हाथों से एक शादी का जोड़ा सिला होता है जो उन्होंने अपनी शादी में पहनने के लिए बनाया होता है, पर उनकी शादी तो वांगचाई दादा से हुई ही नहीं। तो चीफ वो ड्रेस फूयान को दे देता है और कहता है, अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी तो तुम्हारी दादी को बहुत ही अच्छा लगेगा और तुम्हें अपनी दादी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो फूयान ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। आगे उन दोनों के शादी का दिन भी आ जाता है। तो दाफिंग अच्छे से रेडी होकर जा रहा होता है तो जियांग उसे फिर से कॉल करती है और उसे कहती है, मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब तुम्हें सब कुछ मिल गया है तो तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो दाफिंग कहता है, जियांग तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे पैसों का कोई लोभ नहीं है, मैं फूयान से सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं फूयान की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ। तो जियांग कहती है, तुमने उस गांव की गवार के लिए मुझे छोड़ा ना, तो तुम याद रखना कि मैं तुम दोनों को इस तरह खुशी खुशी तो रहने दूंगी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम फूयान के साथ खुश रह पाओगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि फूयान की दादी तुम्हारी वजह से मरी थी? तुमने ही वो दालचीनी का पेड़ ऑर्डर किया था जिस वजह से उन गुंडों ने दादी पर हमला किया और उनकी जान चली गई। अगर फूयान को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या वो तुम्हारे साथ कभी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं तुम दोनों का रिश्ता किसी भी कीमत पर तोड़ कर रहूंगी, मेरी बात याद रखना। तो दाफिंग भी कहता है, अगर तुमने मेरी और फूयान के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि तभी उधर से फूयान आ जाती है तो दाफिंग उसे गले लगा लेता है और फूयान को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी ना फूयान, प्लीज मुझसे वादा करो। तो फूयान कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आगे उन दोनों की शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो बेचारा हान डोंग ये सब देखकर तो पूरी तरह अंदर ही अंदर रो रहा होता है, पर वो फूयान के लिए बहुत खुश भी होता है कि फाइनली उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया। आगे हान डोंग उन दोनों की शादी को देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे फूयान और दाफिंग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों अपनी शादी की फोटोज देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ यान जियांग से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है, तुम ठीक हो ना? तो जियांग कहती है, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा लेट हो गई, चलो हम लोग शादी में चलते हैं। और जियांग यान के साथ शादी में चली जाती है। आगे जियांग सबसे माफी मांगती है कि वो शादी पर सही टाइम पर नहीं आ पाई क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था। तो दादाजी का जियांग का घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो दादाजी जियांग को कहते हैं, अब से तुम्हें दाव को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से खुद दाफिंग दाव को पढ़ाएगा, तुमने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। तो बेचारी जियांग का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है, पर दाव को बहुत ही बुरा लगता है कि उसका पहला प्यार उससे अब दूर हो जाएगा। आगे जियांग दाव से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसाती है कि बेचारा दाव भी एक बच्चा ही होता है और वो जियांग की बातों में आ जाता है। आगे जियांग दाव को कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है जो दाफिंग के रूम में है, बस तुम्हें उस लॉकर को खोलकर उस गिफ्ट को निकालना है। तो दाव कहता है, लेकिन मुझे तो उस लॉकर का पासवर्ड ही नहीं पता, मैं कैसे जाऊंगा उस रूम में? तो जियांग कहती है, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चोरी छुपे दाफिंग के रूम में घुस जाना और उस चीज को निकाल लेना, ठीक है? तो दाव कहता है, ठीक है। आगे दाफिंग और फूयान के सुहाग रात का टाइम आ जाता है और वो दोनों रोमांस फरमा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दाव आ जाता है, क्योंकि दाव की हालत बहुत ही खराब होती है जिस वजह से फूयान को दाव का ख्याल रखना पड़ता है और उन दोनों के रोमांस में खलल आ जाती है। तो दाफिंग कहता है, तुम दाव का ख्याल रखो, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। अगली सुबह फूयान उठती है तो दाफिंग को इस तरह सोता हुआ देखकर वो उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और उन दोनों को इस तरह अजीब हालत में देखकर शर्मा जाती है। दूसरी तरफ हान डोंग पूरी तरह देवदास मोड में चला जाता है जिस चक्कर में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो उसका दोस्त फूयान को कॉल करके घर बुलाता है। तो फूयान हान डोंग की अच्छी देखभाल करती है और उसकी केयर करती है। तो हान डोंग कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फूयान कहती है, जब मैं मुसीबत में थी तो तुम हमेशा मेरी हेल्प करते थे, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों ना करूं?
तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ही। तो हान डोंग उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके साथ कोऑपरेट करता है। दूसरी तरफ दा फेंग यान को समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस लड़की के पीछे भाग रहा है वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बस पैसों की पुजारी है। अगर जियांग को तुम में और पैसों में किसी को चुनने को कहा जाए ना, वो सिर्फ पैसों को चुनेगी, ना कि तुम्हें। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। तो यान कहता है भाई तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ।